552 ये हैं टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो 1947 में इंडिया से जुड़े, लेकिन पाकिस्तान से जुड़ने वाले स्टेट्स थे सिर्फ 13। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, ऐसा क्यों? लेकिन उसके पहले ये जान लो कि प्रिंसली स्टेट्स तो देश का सिर्फ 40% एरिया थे। 60% एरिया में तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और जो मेन पार्टीशन था वो सिर्फ इस 60% एरिया का ही हुआ था, जबकि प्रिंसली स्टेट्स को तो इंडिपेंडेंट चॉइस दे दी गई थी कि इंडिया या पाकिस्तान किसी से भी जुड़ सकते हो। तो फिर ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि 565 में से 552 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया से जुड़ गई? और ये प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, एजेंसीज, इन सब चीजों का मतलब क्या है? और देखिए, लोग जब भी पार्टीशन की बात करते हैं तो अक्सर ये डिस्कशन सिर्फ इसी चीज पे होता है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग ने क्या किया, जिन्ना ने नेहरू को क्या बोला, या फिर गांधी जी ने क्या किया, और चीजें यहीं अटक जाती हैं। लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे जो एरियाज का डिवीजन हुआ था वो कैसे हुआ था, इस पे कोई बात नहीं करता। तो देखिए, इस पूरे वीडियो में हम इन सब चीजों को एकदम डिटेल में समझेंगे कि पार्टीशन एक्चुअल में कैसे हुआ, कैसे डिसाइड हुआ कि ये जमीन इंडिया में जाएगी और ये पाकिस्तान में, किसने ये सारी नेगोशिएशंस करी। आप देखोगे कि कैसे हैदराबाद, भोपाल, आसाम और जोधपुर ये सब इंडिया के हाथ से निकलने ही वाले थे, और क्यों एक 97% नॉन मुस्लिम एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया, और कैसे पंजाब और बंगाल के अलावा भी एक प्रोविंस था जिसका पार्टीशन हुआ था, लेकिन ये आपने कहीं नहीं सुना होगा। और इस सब को समझने के लिए हम इस डिटेल्ड मैप का यूज करेंगे, जिसको हमने खुद 20 दिन लगा के पूरा रिसर्च करके बनाया है, और इसका इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये समझने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान में एरियाज का डिवीजन कैसे हुआ, आप पहले ये समझ लो कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड कैसे था और कहाँ कौन से रिलीजन के लोग रहते थे। तो इसके लिए 1947 से कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ये पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का रीजन ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। प्रोविंसेस जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे, और प्रिंसली स्टेट्स जिनको वैसे तो वहाँ के राजा चलाते थे, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल उस पे अंग्रेजों का ही था, जैसे टैक्स लेना या फॉरेन अफेयर्स मैनेज करना, ये सब चीजें अंग्रेजी देखते थे। अब होता क्या है कि 1940s के आते आते ब्रिटिश इंडिया में टोटल 17 प्रोविंसेस हो गए थे और 565 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें ज्यादातर प्रोविंसेस एरिया वाइज काफी बड़े थे, जबकि प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें भी उनको कहते हैं, ये बहुत सारे छोटे बड़े एरियाज में डिवाइडेड थे। जैसे सौराष्ट्र के सिर्फ इतने से एरिया में 200 से ज्यादा रियासतें थी, जिनमें कई तो इतनी छोटी थी कि सिर्फ कुछ गांव के बराबर थी। इसीलिए इन पे राज करने के लिए अंग्रेजों ने इनको एक साथ ग्रुप कर दिया था, और इस ग्रुप को उन्होंने एजेंसी बोला। तो ऐसे ही हर एरिया की एक अलग एजेंसी थी, जैसे पंजाब में पंजाब स्टेट्स एजेंसी, वेस्टर्न साइड में गुजरात एजेंसी, मिडिल वाली सेंट्रल इंडिया एजेंसी, और देश में ऐसी टोटल 10 एजेंसीज बनी। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स बहुत बड़े थे या जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा था या स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थे, उनको अंग्रेजों ने किसी एजेंसी में नहीं डाला और डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखा, और इनमें अलग से एक ब्रिटिश रेसिडेंट को बैठा दिया जो इंटरनल मैटर्स का ध्यान रखता था कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी ना हो रही हो। इसीलिए इन प्रिंसली स्टेट्स को रेसिडेंसी बोला गया, और देश में ऐसी टोटल 4 रेसिडेंसीज थी, त्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन चारों की बात हम आगे डिटेल में करेंगे, क्योंकि एक्सेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यही खड़ी हुई थी। लेकिन पहले इन एजेंसीज को समझ लीजिए, क्योंकि तभी आपको इनका एक्सेशन समझ आएगा कि क्यों ये इंडिया या पाकिस्तान से जुड़े। तो ब्रिटिश इंडिया के सबसे वेस्ट में थी ये बलोचिस्तान एजेंसी। इसमें 4 प्रिंसली स्टेट्स आती थी, कलात, खरान, मकरान और लासपेला। ये चारों प्रिंसली स्टेट्स में राजा को मीर बोलते थे, और यहाँ के रूलर्स बलोच ट्राइबल ओरिजिन के थे और सदियों से यहाँ रूल करते आ रहे थे। ये इंडिया के उन गिने चुने एरियाज में से था जहाँ इस टाइम तक भी वहाँ के लोकल रूलर्स का राज था, ना कि मुगल या मराठास के डिसेंडेंट्स का। यहाँ का एरिया 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा था, जो काफी बड़ा था, लेकिन बहुत गर्म और बीहड़ इलाकों के कारण यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 6.5 लाख थी। रिलीजन वाइज यहाँ की पॉपुलेशन 91% मुस्लिम थी और 7% हिंदूज। लेकिन यहाँ की बड़ी सिटीज में हिंदूज बहुत हाई पॉपुलेशन में थे, जैसे चमन सिटी में 54%, क्वेता में 48%, लोरालई में 52%, और मेजॉरिटी ट्रेड वगैरह में थे और काफी अर्बनाइज्ड थे। फिर इसके नॉर्थ में थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट्स एजेंसी। इसमें 5 प्रिंसली स्टेट्स आती थी, दीर, चित्राल, स्वात,
अम्ब और फूलरा, और इन पांचों के राजा मुस्लिम थे। इसके अलावा यहाँ की पॉपुलेशन 97 से 99% मुस्लिम थी और हिंदू और सिख सिर्फ 1-2% थे। फिर इसी के ईस्ट में थी गिलगिट एजेंसी, काफी छोटी लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिक। इसमें 2 प्रिंसली स्टेट्स आती थी, हुंजा और नगर, और यहाँ के किंग्स भी लोकल ट्राइबल लीडर्स थे, न कि किसी मेजर डायनेस्टी के सक्सेसर्स। इसके अलावा पूरी गिलगिट एजेंसी में सिर्फ 77,000 लोग रहते थे, जो कि 99% मुस्लिम थे। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स का ये जो भी डेटा हम बता रहे हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो डेटा था जो आगे चल के पार्टीशन की जड़ बनने वाला था। तो गिलगिट एजेंसी की पहाड़ियों से नीचे आए तो पंजाब के प्लेन्स में थी ये पंजाब स्टेट्स एजेंसी, और इसमें 19 प्रिंसली स्टेट्स आती थी, और यहाँ के रूलर सिख और मुगल एम्पायर के सक्सेसर्स थे। यहाँ का एरिया रिलीजियसली बहुत डाइवर्स था। 16 राजा हिंदू और सिख थे और 3 मुस्लिम, जिसमें जिंद, पटियाला, नभा, कपूरथला, इन सब में सिख रूल था, और फरीदकोट में हिंदू रूलर। इसके अलावा मलेरकोटला, लोहारू और बहावलपुर में मुस्लिम रूलर। इन सब एरियाज की लोकल पॉपुलेशन भी काफी मिक्स्ड थी, जिसमें 70% हिंदूज, 15% सिख और 10 से 12% मुस्लिम्स थे, जो कि कई लोगों को शॉकिंग लग सकती है, क्योंकि पंजाब प्रोविंस में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और इसीलिए पार्टीशन की डिमांड्स भी ज्यादातर पंजाब प्रोविंस से हो रही थी, न कि प्रिंसली स्टेट से। फिर आज के राजस्थान वाले एरिया में थी ये राजपुताना एजेंसी, जिसमें 22 प्रिंसली स्टेट्स आती थी। इसमें जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर वगैरह कई स्टेट्स थी, और ये एजेंसी बहुत ज्यादा बड़ी थी, लगभग 3,30,000 किलोमीटर की, जिसमें 97 लाख लोग रहते थे। यहाँ की 90 से 92% पॉपुलेशन हिंदू थी और 6 से 7% मुस्लिम। ऐसे ही सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जो कि आज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाला पार्ट था, इसमें टोटल 148 प्रिंसली स्टेट्स आती थी, जैसे भोपाल, ग्वालियर, बनारस और रामपुर, और 148 प्रिंसली स्टेट्स में से 140 से ज्यादा के रूलर्स हिंदू थे और सिर्फ 4-5 की मुस्लिम। इसकी पॉपुलेशन भी 90 से 92% हिंदू थी और 6 से 7% मुस्लिम। आगे चल के यहाँ की भोपाल स्टेट के नवाब पाकिस्तान से मिलने की जिद पे अड़ गए थे, और 1947 के कई साल बाद तक भी यहाँ इंडिया का झंडा फहराना बैंड था, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फिर आज के गुजरात वाले एरिया में थी बड़ौदा एंड वेस्टर्न इंडिया स्टेट्स एजेंसी, और इसमें 380 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स आती थी। इस काठियावाड़ एरिया अकेले में 220 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, लेकिन ज्यादातर छोटे जमींदार के अंडर में थी। इसकी मेजर प्रिंसली स्टेट्स में कच्छ, भावनगर, पोरबंदर और जूनागढ़ स्टेट्स थी। ये जूनागढ़ वही स्टेट है जहाँ के नवाब पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे, और बहुत से पाकिस्तानी लोगों को लगता है कि जूनागढ़ को इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था। लेकिन लोग एक चीज यहाँ मिस कर जाते हैं कि नवाब की तो पाकिस्तान से जुड़ने की कोई मर्जी ही नहीं थी, असल में तो इसमें किसी और का ही इन्वॉल्वमेंट था। अब वो कौन था और पूरी कहानी क्या थी, वो आपको आगे पता चलेगा। तो इस एजेंसी में टोटल पॉपुलेशन 85% हिंदू थी और 11 से 13% मुस्लिम। इसके साथ ही यहाँ 2-3% जैन और 2% पारसी पॉपुलेशन भी थी, जो ईरान से माइग्रेट हुए थे। इसके अलावा ये 3 एजेंसीज और थी। ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी, जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा, कूच बिहार, बस्तर और उड़ीसा के स्टेट्स थे, और 95% पॉपुलेशन हिंदू थी। इसके अलावा ये मद्रास एजेंसी, जिसमें 4 छोटे स्टेट्स आते थे, और डेक्कन स्टेट्स एजेंसी, जिसमें 17 स्टेट्स आते थे। ये आज के महाराष्ट्र वाला एरिया था, और टोटल पॉपुलेशन 87 से 90% हिंदू थे। अब यहाँ तक जो हमने देखा वो था ब्रिटिश इंडिया का वो 40% हिस्सा जो ऑफिशियली पार्टीशन नहीं हुआ था, लेकिन जो असली तबाही थी वो होने वाली थी बाकी के 60% एरिया में, और इसी 60% में थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो उस टाइम पे इंडिया में ये 17 प्रोविंसेस थे, जिनमें 3 सबसे बड़े और पुराने थे, जिनको प्रेसिडेंसी भी कहते थे, और ये थे बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन्हीं से ब्रिटिश इंडिया का मेजॉरिटी रेवेन्यू आता था, और अंग्रेजों का स्ट्रॉन्ग होल्ड सबसे ज्यादा यहीं पे था। इसके बाद इनसे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस थे, जैसे पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, आसाम, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और उड़ीसा। और इनके अलावा कुछ छोटे कमिश्नर प्रोविंसेस भी थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, अंडमान एंड निकोबार, ब्रिटिश बलोचिस्तान और पंथ पिपलोदा। इस सब में ब्रिटिश इंडिया की टोटल 75% पॉपुलेशन रहती थी, जिसमें 67% हिंदूज थे और 27% मुस्लिम। तो अब पूरे ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन समझने के बाद आप देखो कि कैसे उसका यूज किया गया देश का पार्टीशन करने के लिए। साल था 1937 और अभी प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने ज्यादातर सीट्स जीत ली थी। मुस्लिम
मुस्लिम लीग को सिर्फ 4.8% वोट मिला था। ये सारी चीजें देख के जिन्ना और बाकी के मुस्लिम लीग के मेंबर्स बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में उनकी कोई जगह ही नहीं है और अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में इलेक्शंस हुए तो इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। पूरी मुस्लिम लीग बहुत डेस्परेट हो जाती है और एग्रेसिव और एक्सट्रीम ओपिनियंस के साथ कैंपेन करने लगती है। फिर आता है ईयर 1940 और लाहौर रेजोल्यूशन में पहली बार एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट की बात होती है, जिसमें इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को एक सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड रखी जाती है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ कोई बॉर्डर्स डिसाइडेड नहीं थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान नाम भी यूज नहीं हुआ था। तो चीजें ऐसे चलती रहती हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रही थी और दूसरी तरफ कांग्रेस इसको अपोज करने में लगी रहती है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच में ब्रिटिशर्स फंस रहे थे। वो बहुत से प्लान्स और प्रपोजल्स बनाते हैं, लेकिन किसी पे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ सहमति नहीं बना पाते। और फिर आता है ईयर 1946। अब तक ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत कमजोर हो चुके थे और इंडिया पे राज करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं बचे थे। उनका मकसद अब बस ये था कि कैसे भी पावर ट्रांसफर करके इंडिया से जल्दी से निकल जाएं। लेकिन पावर कैसे डिवाइड होगी, इस पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग कोई सहमति बना ही नहीं पा रहे थे और इसीलिए ब्रिटिशर्स खुद ही एक कंक्लूजन पे आए और कैबिनेट मिशन प्लान को प्रपोज किए। इस प्लान के हिसाब से इंडिया का कोई पार्टीशन नहीं होगा, लेकिन इंडिया को इंटरनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ए ग्रुप जिसमें हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस होंगे, बी ग्रुप जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस होंगे और सी ग्रुप जिसमें बंगाल और आसाम होंगे। इस प्लान के हिसाब से स्टेट्स अपने सारे रूल्स खुद डिसाइड कर सकती हैं, सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। जिन्ना इस प्लान से पहले तो अग्री कर जाते हैं, लेकिन नेहरू उसी टाइम डिसअग्री कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट काफी वीक हो जाती और कोई भी काम करना या लॉ पास करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता और इस तरह देश के पार्टीशन को रोकने का लास्ट अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। अंग्रेज इस सब के बाद इतना परेशान हो जाते हैं कि वो एक लास्ट डेट दे देते हैं 30 जून 1948 की, कि इस डेट के बाद वो देश छोड़ के चले जाएंगे, चाहे कोई अग्रीमेंट हो या ना हो। अब अगर बिना सरकार बने अंग्रेज देश छोड़ के चले जाते तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाते और सिविल वॉर तक हो सकती थी। इसीलिए प्रेशर में जिन्ना और नेहरू फाइनली कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हैं और डिस्कशंस चालू कर देते हैं और 1947 में फाइनली कांग्रेस भी पार्टीशन एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये पार्टीशन जो होना था ये माउंटबेटन प्लान के थ्रू होना था। इसमें 2 मेन क्लॉज थे। पहला, ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन होगा और 2 नए देश बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। और दूसरा, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ब्रिटिश कंट्रोल से आजाद हो जाएंगे और उनके पास 3 चॉइस होंगी, या तो इंडिया या पाकिस्तान से जुड़ो या फिर इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन इस पूरे पॉइंट में एक बड़ा लूप होल था जो हमेशा के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री बदलने वाला था। बेसिकली आप ध्यान से इसको देखो तो जो चॉइस मिली थी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया या पाकिस्तान से जुड़ने की, उसमें अंग्रेजों ने ये नहीं बताया था कि ये चॉइस वहाँ के राजा की होगी या वहाँ की जनता की। और ये चीज उन्होंने क्यों नहीं बताई, इसकी बात हम जस्ट 1 मिनट में करते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये समझो कि पार्टीशन में पार्टीज कौन कौन थी। तो देखो, इसमें टोटल 3 पार्टीज थी। सेक्युलर इंडिया की तरफ से नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद। वहीं मुस्लिम पाकिस्तान के साइड से जिन्ना और लियाकत अली खान थे। और बीच में एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पे इंडिया के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। तो नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं और जिन्ना अपनी डिमांड्स रखते हैं। इसमें पाकिस्तान को बनाने के लिए वो 6 फुल प्रोविंसेस की डिमांड रखते हैं। पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, बलोचिस्तान, बंगाल और आसाम। प्रिंसली स्टेट्स की यहाँ कोई बात नहीं होती क्योंकि उसमें डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल नहीं था और उनकी खुद की चॉइस रहती कि उन्हें आगे किस कंट्री से जुड़ना है। तो जिन्ना की इन 6 प्रोविंसेस की डिमांड का बेस ये था कि आसाम के अलावा इन सभी प्रोविंसेस में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम थी। इस पे कांग्रेस का आर्गुमेंट ये था कि पंजाब में 45% हिंदू और सिख थे और बंगाल में 42% से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन थी, जो इस पार्टीशन के कारण पाकिस्तान में रह जाते। इसीलिए बंगाल और पंजाब का पार्टीशन होना चाहिए। अब ये पार्टीशन कैसे होगा और फाइनल बॉर्डर कहाँ से पास होगी, ये डिसाइड करने के लिए ब्रिटेन से एक लॉयर और माउंटबेटन के दोस्त को बुलाया जाता है। उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। 8 जुलाई 1947 को वो इंडिया में अपना कदम रखते हैं। ये पहली बारी था जब वो इंडिया आए थे।
उनको ना ही इंडियन कल्चर के बारे में कोई नॉलेज थी और ना ही मैप मेकिंग के बारे में। और इस सब के बावजूद उन्हें सिर्फ 5 हफ्तों का टाइम दिया गया था पूरे देश का पार्टीशन करने के लिए। और ये सब करने का रीजन ये दिया जाता है कि पार्टीशन करने में न्यूट्रलिटी बनी रहे और कोई बायस ना हो। इसके अलावा इस प्रोसेस में 2 कांग्रेस और 2 मुस्लिम लीग के मेंबर्स भी थे एज रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसका गोल था रिलीजन, जियोग्राफी और नेचुरल बाउंड्रीज का ध्यान रख के देश का पार्टीशन करना। रेडक्लिफ प्रोविंसेस का डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलीजन का मैप मंगवाते हैं और बॉर्डर बनाना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पे पंजाब में 55.7% मुस्लिम्स थे, बंगाल में 54.4%, सिंध में 72%, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में 90% और बलोचिस्तान में 91%। तो बलोचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस सीधा ही पाकिस्तान में चले जाते हैं, क्योंकि रिलीजन वाइज और ज्योग्राफिकली भी ये पाकिस्तान से ज्यादा रिलेटेड थे। लेकिन बाकी प्रोविंसेस में कहानी कुछ अलग थी, इसीलिए फाइनल बॉर्डर्स देख के बहुत से डिस्प्यूट्स भी अराइज हुए थे। जैसे पंजाब में पहले तो 17 डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान को मिलने थे और 12 इंडिया को, जिसमें गुरदासपुर को पाकिस्तान में दिखाया गया था। लेकिन बाद में रेडक्लिफ ने इसको चेंज कर दिया और फाइनल मैप में गुरदासपुर इंडिया को मिला। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गुरदासपुर का केस बहुत डिफरेंट था। यहाँ की 51% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बोला था, क्योंकि यहाँ का सिर्फ 35% लैंड रेवेन्यू मुस्लिम से आता था। लेकिन गुरदासपुर इंडिया को देने के पीछे का असल रीजन बड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि वो ये था कि उस टाइम पे गुरदासपुर ही इकलौता लैंड और ट्रेन रूट था जिससे इंडिया कश्मीर तक पहुंच सकता था। बहुत से पाकिस्तानी स्कॉलर्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि नेहरू के कहने पे माउंटबेटन ने रेडक्लिफ को प्रेशराइज किया गुरदासपुर इंडिया को देने के लिए, ताकि वो कश्मीर तक पहुंच पाए। और इसीलिए फाइनल मैप में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ एक तहसील शकरगढ़ पाकिस्तान को मिली, जबकि 3 तहसील गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला इंडिया को मिली। ऐसा ही डिस्प्यूट पंजाब के फिरोजपुर के लिए भी हुआ था, क्योंकि ये भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, लेकिन फिर भी ये इंडिया को मिला, क्योंकि यहाँ से मेजर रिवर्स और वाटर सप्लाई कंट्रोल होती थी अमृतसर और बीकानेर की, जिसमें बीकानेर एक हिंदू प्रिंसली स्टेट था जो आगे इंडिया से मिलता, और अमृतसर भी इंडिया को देना जरूरी था ड्यू टू सिख रिलीजियस इंपॉर्टेंस। और ऐसे में इन कैनाल्स का कंट्रोल इंडिया को देना जरूरी था। इसके अलावा सिख लोगों का पंजाब में बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, क्योंकि मेजॉरिटी सिख पॉपुलेशन वेस्ट पंजाब में रहती थी और बहुत सी इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स जैसे नानकाना साहिब, श्री पंजा साहिब, करतारपुर साहिब और इवन लाहौर पाकिस्तान में चले गए थे। तो इसको एज अ कंपनसेशन भी देखा जा रहा था। इसके अलावा लाहौर के केस में भी बहुत डिस्प्यूट्स हुए थे, क्योंकि एक बहुत मेजर सिटी थी और यहाँ की सिर्फ 60% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, जबकि शॉप ओनरशिप में अराउंड 70% और फैक्ट्री ओनरशिप में 80% हिंदूज और सिख थे। लेकिन जब बाद में 1980s में रेडक्लिफ से पूछा गया कि क्यों उसने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया, तो उसने ये बताया कि कैलकाटा पहले ही इंडिया को मिल चुका था और ऐसे में कम से कम 2 बड़ी सिटीज पाकिस्तान को देनी जरूरी थी, इसीलिए लाहौर और कराची पाकिस्तान को दे दिए गए। फिर पंजाब से साउथ में आए तो अगला डिस्प्यूट था सिंध में, क्योंकि यहाँ की भी 30% पॉपुलेशन हिंदू थी और उमेरकोट डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सी बड़ी सिटीज जैसे कराची, हैदराबाद, इन सब में हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। लेकिन सिंध में प्रोविंस लेवल रिलीजन के हिसाब से डिसीजन लिया गया, न कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इसलिए पूरा सिंध पाकिस्तान में चला गया। आज के टाइम तक भी उमेरकोट में हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। इसके अलावा ऐसा ही डिस्प्यूट बंगाल में भी हुआ था, जहां एक बहुत बड़ा चित्तगोंग हिल ट्रैक्स का एरिया, जहां 97% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया। और इसका ये रीजन बताया गया कि ये एरिया इंडिया के लिए इनएक्सेसिबल था और ईस्ट पाकिस्तान का मेन चित्तगोंग एरिया बहुत नैरो हो रहा था, तो इसको कुछ बफर मिल जाता। वहाँ के लोग तो इतने श्योर थे कि वो इंडिया से जुड़ने वाले हैं कि उन्होंने इंडिया का फ्लैग तक होस्ट कर दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने उसको फोर्सफुली डाउन करवा दिया। ऐसे ही मालदा डिस्ट्रिक्ट 51% मुस्लिम था और वहाँ पाकिस्तान का फ्लैग भी होस्ट हो चुका था, लेकिन 17 अगस्त को जब पार्टीशन का मैप रिलीज होता है तब पता चलता है कि मालदा इंडिया में जा चुका है। ऐसे ही मुर्शिदाबाद जो 70% मुस्लिम था और खुलना जो 51% हिंदू था, उनमें भी यही हुआ और दोनों अपोजिट कंट्रीज में चले गए। और इस सब का रीजन ज्योग्राफी और कनेक्टिविटी बताया गया। और इस सब के बाद फाइनली पार्टीशन होता है मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविंस का,
हाँ, आपने सही सुना। बंगाल और पंजाब के अलावा भी एक प्रोविंस था जिसका पार्टीशन हुआ था। इसको पहले तो जिन्ना पूरा पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन नेगोशिएशंस के बाद सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पाकिस्तान में जा पाया। और हम यहाँ बात कर रहे हैं आसाम प्रोविंस की। आसाम में उस टाइम पे 49% पॉपुलेशन हिंदू थी और 31% मुस्लिम। लेकिन सिलहेत और लोअर आसाम, जहाँ बंगाली मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, उन्होंने पाकिस्तान से जुड़ने के लिए वोट किया था। इसीलिए बाद में आसाम का पार्टीशन करके सिलहेत को ईस्ट पाकिस्तान में दे दिया गया। तो इन सारे एरियाज के डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और सिलहेत को मिला के फाइनली पाकिस्तान बनता है। अब इस पूरी कहानी में एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि पूरी पार्टीशन प्रोसेस के लिए रेडक्लिफ के पास ना कोई एडवाइजर था और ना कोई एक्सपर्ट्स की टीम। सिर्फ ये 4 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि हर चीज में ये आपस में डिबेट करने लगते थे जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। लेकिन कई स्कॉलर्स के हिसाब से इस पूरी कंडीशन के बावजूद रेडक्लिफ को खुद पे कोई डाउट नहीं था और ना ही उन्होंने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट की थी इन खराब सर्कमस्टेंसेस की। रेडक्लिफ ने इस डिवीजन को कैजुअल बताया और कहा था, नो मैटर व्हाट आई डू, पीपल विल सफर। पार्टीशन करते समय उनकी क्या थिंकिंग थी ये उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया और ना ही आगे कभी किसी को पता चल पाएगा, क्योंकि रेडक्लिफ ने सारे डॉक्यूमेंट्स खुद डिस्ट्रॉय कर दिए और 15 अगस्त 1947 के दिन ही इंडिया छोड़ के ब्रिटेन चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी 3000 यूरो की पेमेंट भी नहीं ली जो उनको पार्टीशन के काम के लिए मिलनी थी, और दोबारा कभी भी इंडिया या पाकिस्तान नहीं आए। अब फाइनली देश का पार्टीशन हो चुका था और आप सोच रहे होंगे कि अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। द आंसर इज नो, क्योंकि अभी तो देश का सिर्फ 60% एरिया पार्टीशन हुआ था। अब तो उस बचे 40% की लड़ाई चालू होनी थी जो 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। इन प्रिंसली स्टेट्स को अपने देश में मिलाने का काम इंडिया के लिए वीपी मेनन और सरदार पटेल कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान के लिए ये काम जिन्ना और अब्दुल रहमान निश्तार कर रहे थे। ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स अपनी मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से पीसफुली इंडिया या पाकिस्तान के साथ जुड़ गए थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में सिर्फ 13 स्टेट्स मिल पाई जबकि इंडिया से 552, और क्यों कुछ स्टेट्स में एक्सेशन के खिलाफ जंग जैसे हालात बन गए? तो ऐसे ही एक रियासत थी भोपाल स्टेट की। यहाँ के नवाब हामिदुल्लाह खान पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे जबकि यहाँ की 80% पॉपुलेशन हिंदू थी, और तो और ये इंडिया के चारों तरफ से घिरे हुए थे और ऐसे में इनका पाकिस्तान से मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पे जिन्ना एक चाल चलते हैं। वो जोधपुर के राजा हनवंत सिंह से ये डील कर लेते हैं कि अगर वो पाकिस्तान से जुड़ जाएं तो जिन्ना उन्हें कराची पोर्ट का एक्सेस और किंगडम को ऑटोनॉमी दे देंगे, जिसको राजा हनवंत सिंह मान जाते हैं और इस तरीके से पाकिस्तान से भोपाल तक एक डायरेक्ट लैंड कनेक्शन भी बन सकता था। हनवंत सिंह इस डील के बारे में उदयपुर के राजा को भी बताते हैं और उनसे भी जुड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उदयपुर के राजा इस चीज को मना कर देते हैं क्योंकि उनकी स्टेट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। इस चीज को सोच के हनवंत सिंह भी अपना डिसीजन बदल लेते हैं और इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं और जिन्ना का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद भोपाल भी सरदार पटेल के प्रेशर के चलते इंडिया से एक्सेशन साइन कर लेता है, लेकिन इस सब के बीच पूरे 2 साल तक भोपाल के अंदर इंडिया का झंडा फहराना बैंड था। ऐसा ही डिस्प्यूट एक वेस्टर्न एजेंसी की स्टेट का भी होता है, जूनागढ़। यहाँ के नवाब का नाम था महाबत खान जी। अब कहने के लिए तो ये नवाब थे, लेकिन ये बहुत इनकेपेबल थे और लग्जरीज में पड़े रहते थे, इसीलिए पूरे स्टेट को असल में इनका दीवान शाहनवाज भुट्टो चलाता था। नवाब का खुद का डिसीजन तो इंडिपेंडेंट रहने का था, लेकिन उनके पीछे से जिन्ना और भुट्टो ने पाकिस्तान से एक्सेशन का प्लान बना लिया था। अब पॉपुलेशन तो यहाँ की हिंदू मेजोरिटी थी, इसीलिए पाकिस्तान से मिलने के डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगते हैं और स्टेट फोर्सेस इन पे अटैक करने लगती हैं। ये सब देख के सरदार पटेल तुरंत यहाँ पर आर्मी भेज देते हैं और सरेंडर के बाद जूनागढ़ को इंडिया में मर्ज कर लिया जाता है। यहाँ के नवाब और दीवान दोनों पाकिस्तान चले जाते हैं और इसी दीवान शाहनवाज भुट्टो का बेटा जुल्फिकार अली भुट्टो आगे चल के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है। ऐसा ही केस हैदराबाद का भी था, जहाँ का निजाम या तो इंडिपेंडेंट रहना या पाकिस्तान से जुड़ना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हैदराबाद इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, अराउंड 2,14,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का, और पॉपुलेशन के मामले में ये सबसे बड़ा था विथ अराउंड
1.6 करोड़ पीपल, और यहाँ भी 85% से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू थी, जो निजाम के डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थी और प्रोटेस्ट करने लगती है। और इन प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में निजाम की फोर्सेस रजाकर्स एक्टिव हो जाती हैं और पूरा जोर लगा के प्रोटेस्ट को दबाने लगते हैं। वो हिंदू विलेजेस को लूटते हैं और कई विलेजेस में आग लगा के तबाह कर देते हैं, जिसके कारण बहुत से लोग मार जाते हैं और इंटरनली रेफ्यूजी बन जाते हैं। इतना ज्यादा वायलेंस देख के सरदार पटेल हैदराबाद में इंडियन आर्मी भेज देते हैं और ऑपरेशन पोलो के थ्रू सिर्फ 5 दिनों में निजाम सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ऑपोजिट साइड से वॉयलेंस शुरू हो जाता है, जहां हैदराबाद की लोकल पॉपुलेशन रजाकर सपोर्टर्स और निजाम के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे लोगों पे अटैक्स करने लगते हैं और इसमें करीब 40,000 लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस सब के एंड में हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन जाता है। इसके बाद फाइनली आता है जम्मू कश्मीर स्टेट, जहां के राजा हिंदू थे लेकिन पॉपुलेशन 77% मुस्लिम। लेकिन इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर रखी है, तो आप उसको जाके देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वैसा वॉयलेंट मर्जर सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की एक स्टेट भी इसी का शिकार बनी, और उस स्टेट का नाम था कलात। ये बलूचिस्तान में पड़ने वाली एक प्रिंसली स्टेट थी जो खुद को ब्रिटिश के अंडर में नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट मानती थी। इसीलिए 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ के खान मीर अहमद यार खान खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। उस टाइम पे इनके अगल बगल के 3 स्टेट्स खरान, मकरान और लास बेला भी इनडायरेक्टली कलात के अंडर में थे। तो इतने बड़े एरिया के इंडिपेंडेंट हो जाने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस होता। इसीलिए पाकिस्तान कलात पे प्रेशर बनाने लगता है कि वो पाकिस्तान से जुड़ जाएं और उसके अगल बगल के तीनों स्टेट्स से भी एक्सेशन साइन करा लेता है। इसकी वजह से कलात ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो जाता है और एज लास्ट ऑप्शन वो इंडिया से मर्ज होने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन इंडिया इसको मना कर देता है क्योंकि ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी नहीं थी, बेसिकली कोई डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं था। और ये सब देख के पाकिस्तान कलात में डायरेक्ट आर्मी भेज देता है और फोर्सफुली मीर अहमद यार खान को एक्सेशन साइन करना पड़ता है और ऑफिशियली कलात पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद राजा के भाई अब्दुल करीम इसको इल्लीगल बोल के पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं यही चीज वो रीजन बनती है कि आज भी बलूचिस्तान में इतने सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होते हैं। तो ये 4 बलोची स्टेट्स के अलावा 9 और स्टेट्स थी जो पाकिस्तान से जुड़ी, जिसमें एक बड़ी और रिच स्टेट थी बहावलपुर की, जहां के नवाब सादिक मोहम्मद खान पीसफुली पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ की 90% पॉपुलेशन मुस्लिम थी। लेकिन नवाब सेक्युलर थे और अपनी स्टेट के हिंदूज और सिख्स को यहीं रुकने के लिए बोला था। लेकिन उस टाइम के माहौल के कारण ज्यादातर इंडिया आ गए और ये स्टेट बाद में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मिल जाती है। ऐसे ही सिंध की खैरपुर प्रिंसली स्टेट, जहाँ के मीर सिर्फ 14 साल के थे, उनका नाम था जॉर्ज मुराद अली खान। खैरपुर में भी मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी, इसीलिए उनसे भी एक्सेशन के डॉक्यूमेंट साइन करा के खैरपुर को भी पाकिस्तान में मिला लिया जाता है। इसके अलावा दीर, चित्राल, स्वात, फूलरा और अम्ब, ये 5 माउंटेन स्टेट्स थी जिनमें ज्यादातर मुस्लिम पश्तून पॉपुलेशन थी, इसीलिए ये भी पाकिस्तान से मर्ज हो जाती है। और फाइनली 2 स्टेट्स हुंजा और नगर भी पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं, जो आज की गिलगिट बाल्टिस्तान का पार्ट है। और बची हुई सारी 552 स्टेट्स इंडिया से जुड़ जाती हैं, क्योंकि या तो वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन का ये डिसीजन था या फिर ज्योग्राफिकली वो इंडिया के अंदर थे। तो कुछ इस तरीके से पार्टीशन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एरियाज डिवाइड हुए थे। अब अगर आपको याद हो कि ब्रिटिशर्स ने तो ये बोला था कि प्रिंसली स्टेट्स की खुद की चॉइस होगी कि उनको किस कंट्री से जुड़ना है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया था कि चॉइस रूलर की होगी या जनता की। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो ये बोल देते कि आम जनता की चॉइस सुनी जाएगी तो उनको 565 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स में वोटिंग करानी पड़ती। उनके पास इसका न टाइम था न रिसोर्सेज। और अगर वो ये बोल देते कि रूलर की चॉइस से डिसाइड होगा तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कलात जो देशों के बीच में थे और इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये लूप होल जानबूझ के छोड़ा ताकि डिप्लोमेसी, फोर्स या वायलेंस कैसे भी करके बस इशू सॉल्व हो जाए। अब ये तो पार्टीशन का पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन मैसिव चेंज के कारण करोड़ों लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। सिंध के 30% हिंदू, दिल्ली के 35% मुस्लिम, या वेस्ट पंजाब के 15% सिख, या फिर यूपी राजस्थान से पाकिस्तान गए लाखों मुहाजिर जिन्होंने सिंध में सिंधी लोगों को ही माइनॉरिटी बना दिया, या फिर बिहार के लाखों मुस्लिम्स जो ईस्ट पाकिस्तान में बेटर लाइफ का सोच के सेटल हुए थे, लेकिन आज गरीबी और मुश्किल हालातों में जी रहे हैं क्योंकि
उनके साथ वहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो देखना है कि कैसे लोगों का माइग्रेशन हुआ और आज उनकी क्या कंडीशन है, तो कमेंट करो माइग्रेशन और सब्सक्राइब भी कर देना, और स्पेशली इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि सबको पता चल पाए कि आखिर वो जिस ज़मीन पे रह रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कोई ब्रिटिश प्रोविंस थी या प्रिंसली स्टेट्स, और कैसे वो इंडिया या पाकिस्तान के अंदर आ पाया। और ये है वो कश्मीर वाला वीडियो कि कैसे कश्मीर इंडिया से जुड़ा।